एक व्यक्ति जो दिन भर काफी मेहनत का काम करता है और शाम के समय जब घर वापस लौटता है तो खाना वाना खाता है, फिर सो जाता है। लेकिन ठीक उसी दिन आधी रात के समय जब पुलिस वालों को व्यक्ति कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि साहब मैंने 2 लोगों के कत्ल कर दिया, 2 लोगों की हत्या कर दिया है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो पुलिस को एक ऐसा सच्चाई सामने मिलता है जिसको सुनकर के हर किसी को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की सच्ची घटना जो साथियों हम बताने वाले हैं, दरअसल यह घटना जो है उत्तर प्रदेश राज्य का होता है और उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है औरैया, और औरैया का एक थाना लगता है सहायल, और इसी सहायल थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नंदपुरा, और इसी नंदपुरा गांव का रहने वाला शोभा राज दोहरे। शोभा राज जिनकी उम्र करीब 36-37 वर्ष के आसपास होगा। 36 वर्ष की उनकी पत्नी का नाम होता है रागनी, और उनके टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटियां होती है और 1 बेटा होता है। शोभा राव जो है वो राजमिस्त्री का काम किया करते हैं, थोड़े बहुत पैसे कमाते हैं और काफी मुश्किल हालातों में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हैं। बात आपसे हम कर रहे हैं 14 जून 2023 के आधी रात के समय। दरअसल शोभाराम पुलिस को कॉल करता है और कॉल करके कहता है साहब मैंने 2 लोगों की हत्या कर दिया है, 2 लोगों का कत्ल कर दिया है और दोनों की लाश मेरे घर में ही पड़ा हुआ है। शोभाराम जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को कहता है, पुलिस काफी तेजी से हरकत में आ जाती है और आकर के तुरंत ही अपनी पुलिस टीम के साथ शोभाराम के घर पे उसी कुछ ही देर के बाद पहुंच जाते हैं। शोभाराम पुलिस वालों को लेकर के अपने घर के छत पे पहुंचता है, और पुलिस जब छत पे पहुंचती है तो देखती है कि छत पे ही 2 लोगों का लाश पड़ा हुआ है जो नग्न अवस्था में होता है, जिसमें एक महिला होती है और एक पुरुष होता है। पुलिस जब दोनों लाश को बारे में जब शोभाराम से पूछताछ करती है तो शोभाराम का कहना होता है साहब मरने वाली महिला कोई और नहीं है बल्कि मेरी ही पत्नी रागनी होती है, और ये लड़का जिसका नाम होता है रिंकू जो मेरे ही गांव का रहने वाला होता है। रिंकू जिसका उम्र होता है करीब 22 साल के आसपास। इधर पुलिस जब अपने टीम के साथ नंदपुरा गांव में पहुंचती है, इस बात की जानकारी जो है गांव के लोगों को पता चल जाता है। गांव के लोग जब शोभाराम के घर पे पहुंचते हैं तो गांव के लोगों को यह बात पता चलता है कि दरअसल शोभाराम ने रिंकू यादव की हत्या कर दिया है। जैसे इस तरह की बातें जानकारी रिंकू की माँ मीना देवी को पता चलता है, वो भी शोभाराम के घर पे आ जाती है और जब अपने बेटे की लाश को देखती है चीख पुकार करके रोने लगती है। इस बात की जानकारी जब यादव जाति समुदाय के लोगों को पता चल जाता है तो लोगों की अंदर भी काफी आक्रोश बढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है। लोग एक ही बात कह रहे थे कि शोभाराम एक नीच जाति का आदमी है और नीच जाति का आदमी होकर के हमारे जाति समुदाय का एक जवान लड़के की हत्या कैसे किया। लोगों का गुस्सा देख करके पुलिस भी समझ जाती है, इसीलिए पुलिस तुरंत ही वहां पर जो है काफी पुलिस और भी बुला लेती है और तब जाकर के रागनी और रिंकू की लाश को अपने कब्जे में लेती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है। साथ ही साथ शोभाराम को भी अपने कस्टडी में लेकर के थाने पहुंच जाती है और फिर शोभाराम से दोनों की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। शोभाराम इन दोनों की हत्या के बारे में जब पूरी कहानी को बताता है तो वाकई में इसको सुनकर के हर किसी को सोचने और समझने पे काफी मजबूर होता है। सुनकर के किसी को यकीन ही नहीं होता इसमें गलती किसका था और किसका नहीं। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो साल 2012 में ही हो जाती है। रागनी जिसका पिता का नाम होता है राजाराम दोहरे, जो कि कानपुर का रसूलाबाद थाने के अंतर्गत सकरगरा गांव का रहने वाला होता है। राजाराम की पत्नी का नाम होता है सरला देवी, और राजाराम के टोटल 3 बेटियां होती है जिसमें अपनी 2 बेटियों का शादी वो कर चुका होता है। सबसे छोटी बेटी होती है रागनी, और रागनी जो दिखने में काफी खूबसूरत होती है। जैसे वो अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रखती है रागनी तो राजाराम अपनी बेटी की शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश में जुट जाता है, और काफी जल्द ही एक तलाश भी राजाराम की पूरी हो जाती है और उसको नंदपुरा गांव का रहने वाला शोभाराम मिल जाता है। अब शोभाराम के पिता का नाम होता है जगदीश दोहरे, माँ का नाम होता है ममता देवी। जगदीश के भी टोटल 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 बेटियां होती है और एक बेटा शोभाराम होता है। जगदीश भी अपने दोनों बच्चों की शादी कर चुका होता है, लेकिन जगदीश की पत्नी बहुत साल पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है, यानी उसकी मौत हो चुकी होती है।
इधर राजा राम को जैसे शोभाराम पसंद आता है, साल 2012 में राजा राम अपनी बेटी रागिनी का शादी शोभाराम से करता है। रागिनी जब शोभाराम से शादी कर अपने ससुराल आती है तो अपने साथ में कई तरह के सपने भी बुन करके आती है, बुनती है। लेकिन रागिनी ने जैसे अपने सपनों का राजकुमार सोचा था, दरअसल शोभाराम वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बल्कि शोभाराम देखने में बेहद ही दुबला पतला ही नहीं बल्कि रंग से भी वो सांवला होता है, साथ ही साथ राजमिस्त्री का काम किया करता था। अब रागिनी जब अपने पति को देखती है तो अपने पति को पा करके वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होती है, जैसे तैसे कुछ महीने का समय बिताती है। लेकिन रागिनी जब पहली बार अपने मायके पहुंचती है, अपनी माँ से काफी इस बात को लेकर के झगड़ती है, कहती है कि तुम लोगों ने मेरे कैसा लड़के से शादी कर दिया, मेरे दोनों दीदियों की जो शादी हुई, मेरे दोनों जीजा काफी खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं। तो रागिनी अपनी माँ से कहते हैं कि मैं वापस अब मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। उसकी माँ समझाते हुए कहती है कि शोभाराम में कुछ कमी नहीं है, न तो वो दारू शराब पीता है, नहीं वो जुआ खेलता है। जब कुछ दिन अपने पति के साथ तुम रहोगे वो भी तुम्हें पसंद आने लगेगा। लेकिन रागिनी अपनी माँ की एक भी बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। इसीलिए रागिनी की माँ उसे काफी समझाते हुए बुझाते हुए वापस ससुराल भेज देती है। अब रागिनी अपने ससुराल में तो वापस चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और जैसे तैसे अपने पति के साथ समय बिताने लगती है। लेकिन जब कुछ सालों का समय बीतता है, शोभाराम के दो बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। शोभाराम जो राजमिस्त्री का काम तो क्या ही करता था, लेकिन अपनी पत्नी से काफी बेइंतहा मोहब्बत करता था। घटना से ठीक 2 वर्ष पहले शोभाराम के घर में पंखा खराब होता है। अब रागिनी अपने पति से कहती है कि पंखा ठीक करवा दो क्योंकि बच्चे गर्मी में सो नहीं पाते हैं। अब शोभाराम उससे कहता है कि मेरे ही गांव का एक लड़का है जो इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता है, जिसका नाम होता है रिंकू। शोभाराम कहता है कि मैं जाकर के रिंकू से घर पे भेज देता हूँ, वो आकर के पंखा को ठीक करके जाएगा। शोभाराम जो अपने काम के लिए जाता है, रास्ते में अपने ही गांव का रहने वाला रिंकू से कह जाता है कि जाकर के मेरे घर पे थोड़ा पंखा ठीक कर देना। रिंकू जिसके पिता का नाम होता है ललन यादव, माँ का नाम होता है मीना देवी। रिंकू जो कि अपने ही गांव में इलेक्ट्रिशियन का काम किया करता है, शोभाराम जो अपने घर का पंखा बनाने के लिए रिंकू से कहता है। करीब दोपहर के समय रिंकू जो है शोभाराम के घर पे आ जाता है। लेकिन जब पंखा बनाने के लिए उसके घर पे पहुंचता है वो, और जब पहली बार उसकी पत्नी रागिनी को वो देखता है, तो रागिनी की खूबसूरती को देख करके रिंकू पहली नजर में उसको अपना दिल दे बैठता है। रिंकू काफी सोचने समझने पे मजबूर था कि शोभाराम की पत्नी इतनी खूबसूरत कैसे होती। अब दरअसल रागिनी की खूबसूरती को देख करके रिंकू को अपने आप पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पहली नजर में रिंकू रागिनी की खूबसूरती को देख करके अपनी नीयत कहीं ना कहीं खराब कर लेता है। जब पंखा बनाने के लिए वो जाता है, इधर उधर की बातें काफी करता है। अब उसके बाद से रिंकू जो है अक्सर अब रागिनी के घर पे जाना शुरू कर देता है। लेकिन जब बार बार उसके घर पे जाता है तो रागिनी भी रिंकू से देवर भाभी का रिश्ता बना लेती है। अब जैसे ही दोनों के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, रिंकू जब रागिनी के घर पे जाता, अब रागिनी से वो काफी हद तक हंसी मजाक किया करता। लेकिन अब रिंकू घर पे जब उसी समय जाता जब शोभाराम अपने घर पे नहीं हुआ करता। अब हंसी मजाक में कुछ ऐसी बातें भी कह देता जिसको सुनकर के रागिनी को भी समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता कि रिंकू उसको पसंद करने लगा है। दरअसल कहीं ना कहीं जो है रागिनी भी रिंकू को पसंद करने लगी थी पहले से ही। हंसी मजाक करते करते आखिरकार रागिनी और रिंकू के बीच में अवैध संबंध यानी दैहिक संबंध बनना शुरू हो जाता है। जब एक बार ये काम होता है उसके बाद ये रुकने का कभी नाम ही नहीं लेता है। करीब 2 सालों तक ये सिलसिला लगातार चलते रहता है, लेकिन इस बात की जानकारी शोभाराम को बिल्कुल भी नहीं पता चलता। लेकिन जब पड़ोसियों को थोड़ा सा इस पे शक होता है, एक दिन आखिरकार शोभाराम का दोस्त इस बात की जानकारी उसको दे ही देता है। कहता है जब तुम घर पे नहीं होते हो, अक्सर रिंकू तुम्हारे घर पे अक्सर आया करता है। जैसे ही शोभाराम का दोस्त इस तरह की बातें उससे कहता है, इसको सुन करके शोभाराम को भी कुछ थोड़ा सा शक होता है। जब अपने घर पे आता है, इस बारे में अपनी पत्नी से जब पूछता है वो, तो लेकिन रागिनी भी अपने अच्छी चरित्र दिखाते हुए अपने पति से एकदम से झूठ कहती है कि गांव के लोग सब झूठ बोल रहे हैं। शोभाराम जो अपने पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसीलिए अपनी पत्नी की बातों पे यकीन कर लेता है। लेकिन एक दिन शोभाराम जब काम पे जाता है, दोपहर के समय ही वो अपने घर पे आ जाता है
और जैसे ही अपने घर पे आता है, रिंकू और रागिनी को आपत्तिजनक स्थिति में खुद देख लेता है। इधर रिंकू जैसे अपने सामने शोभाराम को दिखता है, वहां से भाग करके खड़ा होता है। उस दिन शोभाराम अपने पत्नी को काफी डांट फटकार लगाता है, उसको समझाता भी है। रागिनी भी तुरंत ही अपने पति का पैर पकड़ती है और अपनी गलतियों की माफी मांगने लगती है। कहती है कि आइंदा से हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। शोभाराम भी अपनी पत्नियों के ऊपर भरोसा फिर से कर लेता है और शोभाराम अपनी पत्नियों के ऊपर तो भरोसा कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी रागिनी रिंकू से बातचीत करना बंद ही नहीं करती, बल्कि अब जब रिंकू को अपने घर पे बुलाती है तो काफी सतर्कता बरतती है, काफी सावधानी से बुलाती है। इसके बावजूद भी दोनों मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन जैसे कुछ दिनों का समय और बीतता है, एक दिन शोभाराम जो है फिर से अपने ही घर के भीतर दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब शोभाराम जब अपनी पत्नी को दूसरी बार देखता है, पकड़ता है, तो काफी बुरी तरीके से उसे पिटाई कर देता है। उसके बाद से अपनी पत्नी के ऊपर नजर डालना शुरू कर देता है। अब जैसे नजर रखना शुरू करता है, रागिनी और रिंकू का मुलाकात होना मुश्किल हो जाता है। हालांकि शोभाराम जब अपने घर के ऊपर चला जाता है, इधर रागिनी की बड़ी बेटी भी करीब 8 साल की तब तक हो जाती है, उसकी बच्ची भी थोड़ी बहुत समझदार हो जाती है, जिसके कारण से अब रागिनी चाह करके भी रिंकू से मुलाकात नहीं कर पाती। इसीलिए रागिनी अपनी बेटी को अपने मायके भेज देती है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों का समय और बीतता है, शोभाराम का पिता का भी मौत हो जाता है, जिसके कारण से शोभाराम की घर की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरीके से उसके ऊपर आ जाती है। अब शोभाराम जो है दिन भर काफी मेहनत करता है, लेकिन जैसे कुछ महीने का और समय बीतता है, रागिनी अपनी तीसरी बच्ची को जन्म दे देती है। रागिनी की तीसरी बेटी जब इस दुनिया में आती है, उसको देख करके शोभाराम को लगता है कि शायद ये मेरी बेटी नहीं है। शोभाराम के दिमाग में ये बात बैठ जाता है कि ये लड़की हो न हो रिंकी की हो, रिंकू का ही है। अब शोभाराम अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है। दरअसल रागिनी भी भरोसे के लायक थी ही नहीं तब तक, और उसके पति की इतने समझाने के बावजूद भी रागिनी रिंकू से मिलना जुलना बिल्कुल भी बंद ही नहीं करती है। 14 जून 2023 के शाम के समय शोभाराम हर रोज की तरह ही जब काम करके अपने घर लौटता है, खाना वाना खा करके वो सो जाता है। शोभाराम जब अपने घर के बरामदे में सो जाता है, रागिनी भी अपनी बेटी को लेकर के कमरे के भीतर सोने चली जाती है। जब बेड पे जाकर के वो सो तो जाती है, लेकिन रागिनी की आंखों में बिल्कुल नींद ही नहीं होती है। दरअसल उसको रिंकू की याद सताने लगती है, क्योंकि रिंकू और रागिनी का मुलाकात जो है करीब करीब 1 महीना हो चुका था। जब उसके आंखों में नींद नहीं होती है, रात के करीब 11-12 बजे के आसपास रागिनी रिंकू के नंबर पे कॉल करती है और उसको मिलने के लिए अपने घर में ही बुला लेती है। इधर रिंकू जब करीब रात के 11 बजे के आसपास रागिनी के घर पे आ जाता है, रागिनी रिंकू को लेकर के सीधा अपने छत पे पहुंच जाती है और छत पर जाकर के दोनों एक दूसरे के साथ दैहिक संबंध बनाने लगते हैं। करीब आधी रात को जब शोभाराम की आंख खुलती है, जाकर के अपने कमरे में देखता है वो, तो उसकी बेटी अकेले बेड पे सो रही होती है। पूरे घर में अपनी पत्नी की हर जगह पे वो ढूंढ लेता है। जब रागिनी उसको कहीं भी नहीं दिखती है, तो शोभाराम को लगता है कि शायद उसकी पत्नी छत पे ही होगी। इसीलिए बिना कुछ शोर शराबा किए आराम से धीरे से वो छत पे चला जाता है। शोभाराम जैसे छत पे जाता है, अपनी पत्नी और रिंकू को दैहिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। जैसे इस तरह की नजारा वो देखता है, शोभाराम इस तरह से उस टाइम गुस्से में होता है कि उसी दिन उसका सब्र का बांध ही टूट जाता है। शोभाराम अपने छत से एक ईंट उठाता है और रिंकू के सर पे काफी जोर से मार देता है, जिसके कारण से रिंकू का सर उसी जगह फट जाता है और उसके सर से काफी मात्रा में खून निकलने लगता है। रागिनी जैसे अपने सामने रिंकू की इस अवस्था में देखती है, अपने पति से झगड़ने लगती है। शोभाराम उसी ईंट से जो है अपनी पत्नी को भी सर के ऊपर कुचल देता है और फिर उस ईंट से दोनों के सर के ऊपर एक पर एक लगातार कई बार वार करता है, जिसके कारण से दोनों की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद से शोभाराम दोनों की लाश को बगल में ही बैठ करके काफी देर तक काफी सोचता है, विचारता है। काफी सोचने विचारने के बाद जो है आखिरकार शोभाराम जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन कॉल करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैंने 2 लोगों की हत्या कर दिया है, 2 लोगों का कत्ल किया है और दोनों की लाश मेरे घर के ऊपर ही पड़ा हुआ है। वाकई में शोभाराम जो पूरी कहानी को पुलिस वालों को कहता है, शोभाराम के कहने पे पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है। 16 जून 2023 को उसके जिला अदालत में पेश कर देती है, जहां से उसको जेल भेज दिया जाता है।
दोस्तों फिलहाल शोभाराम के जो बच्चे होते हैं वो अपने नाना नानी के पास होते हैं, तो उसमें पूरी घटनाक्रम के सुनाने के उद्देश्य से आपको परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।